मोनोमेंटो देखो अब जो चैप्टर चल रहा था अपना वो अपना चैप्टर चल रहा था स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब जो परजीवी हैं उन परजीवियों का अध्ययन कर रहे थे अपन और उसका आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें से अपन दो परजीवी जो है वो दो परजीवी पर पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो अपन पढ़ चुके हैं लीच, एक तो अपन पढ़ चुके हैं लीच के बारे में, मतलब जो अपन ने जोंक पढ़ा था उसके बारे में, और दूसरा अपन पढ़ चुके हैं यकृत के बारे में, लिवर ग्रुप के बारे में, फेसियोला के बारे में। ठीक है, दो एनिमल जो है इन दो एनिमल का अपन स्टडी कर चुके हैं और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का जान चुके हैं। अगला जो है अपने वो है अपने एस्केरिस। मैंने कहा था तुम लोगों को इस चैप्टर में अपने 4 एनिमल हैं, 2 अपन पढ़ चुके हैं, 2 आज अपन पढ़ेंगे। एस्केरिस की बात करते हैं। तो एस्केरिस जो है इस एस्केरिस में सबसे पहले अपन वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। वर्गीकरण देखो एस्केरिस के वर्गीकरण की चर्चा करें तो अपन जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो क्लासिफिकेशन के दौरान अपन देख भी चुके हैं कि कौन सी फाइलम में आता है। तो अपन जब बात करते हैं इसके अंदर कौन से संघ में आता है तो संघ एस के हेलमिंथीज में आता है। संघ एस के हेलमिंथीज, संघ एस के हेलमिंथीज। अपन जब एस के हेलमिंथीज के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर इसको सुपर फाइलम के का दर्जा दिया जाता है, मतलब एक अधि संघ का दर्जा दिया जाता है। और इस एस के हेलमिंथीज में जैसे अगर अपन संघ की बात करते हैं तो वहां पर एक संघ और रखा जाता है, इसका नाम होता है निमेटोडा। तो अपन सीधा सीधा इसको अपन ये कह सकते हैं कि इसमें संघ जो है वो निमेटोडा रखा जाएगा। वर्ग की बात हम करते हैं, वर्ग कौन सा होता है इसका? तो वर्ग होता है इसमें फेसमिडा, वर्ग हो गया इसका फेसमिडा। गण की अपन बात करते हैं तो गण क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा एस्केरोइडिया, गण हो जाएगा इसका एस्केरोइडिया। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं वंश की। वंश जो है इसका वो क्या है? तो वंश हो गया इसका एस्केरिस। और जाति जो पढ़ रहे हैं अपन वो हो गया इसके अंदर लुम्ब्रिकोइड्स, लुम्ब्रिकोइड्स। क्लियर है? तो नाम हो गया इसका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, नाम हो गया इसका जूलॉजिकल नेम जो हो गया वो हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस जो होता है इस एस्केरिस को क्या बोल सकते हैं? तो इस एस्केरिस को अपन राउंड वर्म बोल सकते हैं। राउंड वर्म, राउंड वर्म का मतलब हो गया गोल करने, गोल करने। अब अपन इसे डायग्राम की बात करते हैं तो देखो थोड़ा बहुत अपन एस्केरिस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन के दौरान अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि इसमें जो होता है वो नर और मादाएं जो होती है वो अलग अलग है। मादा जो होती है वो अपेक्षाकृत नर की अपेक्षा लंबी होती है। नर जो होता है वो नर छोटा होता है और पीछे का हिस्सा जो होता है वो पीछे का हिस्सा इसका मुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? इस तरीके से ये जो है ये इसकी मादा है और इसकी बात हम करते हैं तो ये है इसका नर। मादा जो होती है उस मादा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। जबकि नर की अपन बात करते हैं तो नर जो होता है वो लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और पीछे से मुड़ा हुआ होता है। अपन बाहरी भाग की बात करते हैं तो बाहरी आवरण की बात अगर करें तो बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो बाहरी आवरण इसके अंदर है क्यूटिकल, इसके ऊपर क्यूटिकल का बाहरी आवरण पाया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके अंदर विशेष प्रकार के छिद्रों की और जो स्पेसिफिक संरचनाएं उनकी। अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके मुख की। ये इसका मुख होता है, ये इसका माउथ पोर्शन है। मुख जो होता है इसका, इस मुख पर इसके अंदर 3 बड़े ओष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे 3 ओष्ठ पाए जाते हैं, मतलब होठ जैसी संरचना होती है 3। और कैसी होती है? तो लगभग इसके अंदर उल्टे वाई के आकार का होता है। जैसे अपन ये कहें तो एक तो इस तरीके से और 2 होठ होते हैं ऐसे। क्लियर है? एक तो ये होठ होता है और 2 होठ होते हैं नीचे की ओर। इस तरीके से ये 3 ओष्ठ होते हैं, उल्टे वाई के आकार के होते हैं। फिर हम मादा में छिद्रों की बात करते हैं तो मादा का लगभग 2 mm का भाग जो होता है, लगभग माउथ से 2 mm पीछे की ओर, यहाँ पर छिद्र पाया जाता है। कौन सा? तो यहाँ पर पाया जाता है इसके अंदर उत्सर्जी छिद्र। यहाँ पाया जाता है इसमें उत्सर्जी छिद्र।
ठीक है। और अगर मादा की लंबाई की बात करें तो 1/3 हिस्से में, 1/3 हिस्से में मतलब सीधा सा आप दे सकते हैं ऊंचाई छिद्र जो है उसके कुछ बाद में इसके अंदर एक छिद्र और पाया जाता है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है इसमें मादा जनन छिद्र, ये होता है इसमें मादा जनन छिद्र। क्लियर है, ये यहाँ पर छिद्र हो गया। और अंत की बात हम करते हैं तो यहाँ पर जो छिद्र पाया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इसके अंदर ये उसका गुदा द्वार हो जाएगा, इसका एनएस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर छिद्र कितने हो गए, मादा शरीर पर एक मुख, दूसरा उत्सर्जन छिद्र, तीसरा मादा जनन छिद्र और चौथा हो गया इसके अंदर गुदा छिद्र। ये 4 छिद्र होते हैं। पर नर जो होता है उस नर में देखो क्या है, तो यहाँ पर ये मुख वाला जो छिद्र है वो है, फिर इसके बाद में ये उत्सर्जन छिद्र होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जनन छिद्र जो होता है वो यहाँ नहीं होता है। तो फिर कहाँ होता है, तो अपन बात करते हैं कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा जो मुड़ा हुआ होता है, यहाँ एक संरचना पाई जाती है, यहाँ जो संरचना पाई जाती है वहां पर 2 छिद्र एक साथ खुलते हैं, मतलब गुदा वाला भी खुलता है, गुदा वाला भी खुलता है और इसके अंदर जनन छिद्र भी खुलता है, इसी में जनन छिद्र भी खुलता है। तो सीधा सा अपन बात कर सकते हैं कि ये दोनों छिद्र जो होते हैं ये दोनों छिद्र एक कॉमन छिद्र के द्वारा खुलते हैं। तो ये जो कॉमन छिद्र है इस कॉमन छिद्र को अपन कहते हैं इसके अंदर क्लोएका, अवस्कर। ये जो कॉमन छिद्र है इस कॉमन छिद्र को कहा जाता है अवस्कर। ये छिद्र क्या है इसके अंदर अवस्कर छिद्र। ये अवस्कर छिद्र जो है यहाँ पर ये 2 संरचनाएं निकली होती है छोटी छोटी, ये जो संरचनाएं है इसे कहा जाता है पीनियल सीटी। ये कहलाती है पीनियल सीटी, ये इसको जनन में सहायता करती है। क्लियर है, यहाँ पर ये बाहरी संरचना में अपन ने छिद्र की बात की। फिर अपन बात करते हैं देखो बाहरी संरचना में अपन ने कहा आवरण किसका है, क्यूटिकल का। फिर अगर अपन ये कहें कि इसके शरीर पर कुछ रेखाएं दिखाई देती है, ऐसे लाइनें दिखाई देती है, लाइनें होती कितनी है, तो यहाँ पर एक होती है पृष्ठ में, एक होती है अधर में, मतलब ये वोम है, एक रेखा पृष्ठ में है, एक अधर में है, और दोनों रेखाएं जो होती है वो 2 रेखाएं इसके अंदर पार्श्व में होती है। तो इसके अंदर ये 4 अनुदैर्घ्य लाइन पाई जाती है, 4 अनुदैर्घ्य लाइन रेखा होती है, अनुदैर्घ्य रेखाएं। संख्या कितनी होगी, तो 4 हो गई। तो कहां कहां हो गई, एक तो हो गई पृष्ठ में, एक हो गई अधर में और 2 हो गई पार्श्व में। तो इस तरीके से ये 4 रेखाएं पाई जाती है। ये नर में भी इस तरीके से ये पार्श्व रेखा तंत्र होता है। क्लियर है, तो ये तो बाहरी संरचनाओं के बारे में। अब अपन इसके स्पेसिफिक पार्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो अपन ये कहते हैं कि ये जो प्राणी है इसमें सममिति कैसी है। तो देखो सममिति सब जानते हो, सममिति बताई हुई है मेरी। तो सममिति कैसी होती है, किसी प्राणी को बांटने का पार्ट होता है। जैसे ये प्राणी है, अलग अलग तरीके के प्राणी हैं, इन प्राणियों को अपन ने रेखा से बांटा, एक रेखा से बांटा, तो उस रेखा से बांटने पर उस प्राणी में किस तरीके से विभाजन होते हैं तो उसी को अपन सममिति कहते हैं। तो जो प्राणी हर रेखा से, किसी भी रेखा से काट दिया गया और 2 भाग बराबर हो रहे हैं तो वो तो कैसी अलीय सममिति, रेडियल सिमेट्री होती है। जो प्राणी केवल एक रेखा के द्वारा 2 भागों में बांटा जा सके तो वो होता है द्विपार्श्व सममिति। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो ये प्राणी ऐसा है जिसको अगर अपन इस तरीके से यहाँ से लेके एक रेखा के द्वारा बांटे तो इसके 2 बराबर भाग हो सकते हैं। तो सममिति कैसी है, तो सममिति हो गई इसके अंदर द्विपार्श्व सममिति। तो ये प्राणी कैसा हो गया, द्विपार्श्व सममिति वाला प्राणी होगा, द्विपार्श्व सममिति उपस्थित। ये फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर देह द्वार, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जेट के लिए भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, ये जेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निमेटोड्स की बात करते हैं तो निमेटोड्स या सीधा सा अपन ये कह दिया एस्केरिस। तो एस्केरिस में जो देह को पाई जाती है वो कैसी होती है, तो आवासी देहगुणीय प्राणी होते हैं। ये प्राणी जो होते हैं वो आवासी देहगुणीय होते हैं, आवासी देहगुणीय प्राणी। मतलब देह को कौन सी है तो उसमें तो एक बात करते हैं तो स्यूडोसिलोम है, स्यूडोसिलोम मतलब देह को इसके अंदर आभासी प्रकार की पाई जाती है तो स्यूडोसिलोम प्राणी होते हैं, स्यूडोसिलोमेट कहते हैं इसको। अब देखो अब चलते हैं कि ये एस्केरिस जो होता है इसका अध्ययन किया क्यों जाता है। तो देखो अध्ययन की बात हम करते हैं तो इसका अध्ययन मेन किसके लिए किया जाता है, मेन इसके डेवलपमेंट के लिए, मेन क्लीवेज के लिए, शुक्राणु अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं उनके लिए, और बाहरी संरचनाएं जो होती है उनके लिए। अब अपन त्वचा की बात करते हैं, इसका त्वचा कैसी होती है। तो अगर अपन निमेटोड्स की बात करते हैं
तो उसकी त्वचा में जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है मतलब अधिचर्म होती है। ये जो अधिचर्म है वो ये कैसी होती है, ये अधिचर्म इसके अंदर बहुकेंद्रीय होती है। अधिचर्म की बात हम करते हैं तो इसके अंदर अधिचर्म होती है वो बहुकेंद्रीय होती है। क्या कहते हैं इसको अपन बहुकेंद्रीय को, तो अपन कहते हैं इसको सिंसियमी त्वचा, अपन इसको कहते हैं सिंसियमी। क्लियर है, इसको अपन सिंसियमी त्वचा कहते हैं, बहुकेंद्रीय त्वचा पाई जाती है। चलो फिर आगे हम बात करते हैं इसके सिस्टम्स की। सिस्टम की बात अपन करें तो ये प्राणी जो होता है वो कैसा है, तो ये प्राणी अंतःपरजीवी होता है। ये प्राणी जो होता है ये अंतःपरजीवी प्राणी होता है। ये एंडोपैरासाइट के रूप में काम करता है। क्लियर है, एंडोपैरासाइट क्योंकि ये प्राणी के शरीर में रहता है। जैसे अपन बात करें कि ये विभिन्न प्राणी जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, ये है, इन प्राणियों के शरीर में आंत्र का परजीवी होता है, आंत्र परजीवी होता है। इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट के रूप में आता है, वहीं पर इसका आवास होता है और वहीं पर अपना ये भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मानव में मुख्य रूप से ये आंत्र में पाया जाता है और वहीं पर बचा बचाया जो भोजन है उसको ग्रहण करता है, बचा हुआ भोजन ग्रहण करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके श्वसन की। श्वसन की बात हम करें तो श्वसन जो है वो श्वसन जितने भी एंडोपैरासाइट होते हैं, जितने भी एंडोपैरासाइट एनिमल्स होते हैं उनमें श्वसन कैसा होता है, तो अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अवायवीय या फिर क्या कह सकते हैं, अनोक्सिक श्वसन पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर श्वसन तंत्र जो होता है वो श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है और जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसकी वजह से इसमें अवायवीय या अनोक्सिक श्वसन पाया जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर उत्सर्जन की। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं का नाम होता है इसके अंदर रेनेट कोशिका। उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, नाम होता है उनका रेनेट कोशिका। क्लियर है, ये रेनेट कोशिकाएं जो होती है, रेनेट कोशिका का आकार जो होता है वो कैसा होता है, एच आकार का होता है। एक रेनेट कोशिका पाई जाती है इसके अंदर, इसका आकार जो होता है ये एच के समान होता है। ये प्राणी होता कैसा है, तो ये प्राणी यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक। ये प्राणी जो है ये यूरियोटेलिक होता है। अब यूरियोटेलिक किसे कहेंगे अपन, तो ऐसे प्राणी जिसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ जो है वो क्या है, तो उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पर यूरिया होता है। यहाँ पर उत्सर्जित पदार्थ क्या है, उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पर यूरिया होता है, तो ये प्राणी यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं इसके बारे में, अन्य सिस्टम पे चलते हैं। देखो ये किसी टाइम पे जेट में भी सिलेबस में हुआ करता था, पर आजकल क्या है केवल निमेटोड्स के बारे में बताया जाता है ये भी निमेटोड, पर ये एंडोपैरासाइट्स के रूप में रहता है, ये विभिन्न प्राणियों के शरीर में पाया जाता है। चलो अब और बात करते हैं इसके अंदर इसके जीवन चक्र की। देखो ये जो प्राणी होता है ये प्राणी आंत्र में रहता है, ये आंत्र का परजीवी है। क्या ये आंत्र का परजीवी होता है। इसका जीवन चक्र जो होता है वो अपने आप में बहुत जटिल सा होता है। आंत्र परजीवी है और अपन ये कहें कि अपना जीवन चक्र जो होता है वो केवल एक ही पोषक में संपन्न करता है। जैसे अपन ने यकृत में पढ़ा था, इससे पहले वाला जो एनिमल अपन ने पढ़ा यकृत में पढ़ा, यकृत में अपन ने देखा था कि वो डाइजीनिया में आता है और उसके अंदर प्रकोष्ठ जो होते हैं वो दो होते हैं। याद है तुम लोगों को कौन कौन से प्रकोष्ठ, बताओ फटाफट बताओ। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं एस्केरिस। एस्केरिस जो है ये एस्केरिस जो होता है वो एकल प्रकोष्ठ होता है। ये एकल पोषक होता है, ये एकल पोषक मतलब अपना पूरा जीवन जो होता है वो एक ही पोषक में संपन्न करता है। जैसे अपन ये कहें कि मानव, इसका प्रकोष्ठ अगर अपन ये कहें कि मानव है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है वो सारा किसमें संपन्न करता है, मानव में ही संपन्न करता है। अब मानव में कैसे, एक मानव से दूसरे मानव में ये कैसे पहुंचता है, तो ये दूषित पानी, दूषित मृदा, इनके द्वारा ये और दूषित भोजन, इनके द्वारा ये एक प्राणी से दूसरे प्राणी के शरीर में पहुंचता है। देखो किस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता है। अपन इसके जीवन चक्र की चर्चा करते हैं। तो जीवन चक्र सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो है अपने थ्योरेटिकल पार्ट भी इसी में है और मैं थ्योरेटिकल ना समझा के इसको टेबल में समझा रहा हूं तुम लोगों को। तो देखो लाइफ साइकिल की बात करते हैं पर जीवन चक्र जो होता है इसका, लाइफ साइकिल जो होती है इसकी वो बहुत टिपिकल सी होती है। कैसे होती है, तो देखो अपन बात करते हैं कि ये है इसका वयस्क प्राणी। कहाँ है, तो
ये मानव की आंत्र में, ये मानव की आंत्र में उपस्थित है। तो आंत्र में जो उपस्थित है तो यहाँ पर इसके अंदर निषेचन की प्रोसेस होती है, क्योंकि अपन ने कहा कि नर और मादा जो है वो अलग अलग है, तो निषेचन कौन सा होगा, तो इसके अंदर परिनिषेचन पाया जाता है। तो इसके अंदर ये निषेचन की प्रोसेस संपन्न हुई। उपस्थित कहाँ है, तो मानव की आंत्र में उपस्थित है, तो निषेचन आंत्र में, मानव की आंत्र में इसके अंदर निषेचन हुआ। क्लियर है, मानव की आंत्र में निषेचन हुआ तो इसके जो एग है, एग और अंडे, तो अंडे देखो ये एस्केरिस जो होती है, ये एस्केरिस प्रतिदिन लगभग 2 लाख तक अंडे दे देती है, प्रतिदिन 2 लाख तक अंडे देती है प्रतिदिन में। और अपने जीवन चक्र की बात करें, अपने जीवन की बात करें तो ये अपने जीवन में लगभग 20 से 27 लाख अंडे दे देती है, ठीक है, 20 से 27 लाख अंडे देती है। 10 से 12 महीने जो होता है उसका जीवन चक्र होता है। चलो अब हम बात करते हैं कि अंडे जो है वो अंडे दिए गए, तो अंडे बाहर कैसे है, तो मल के साथ, मानव मल के साथ अंडे बाहर, मानव मल के साथ, मानव का जो मल है उसके साथ में ये अंडे जो है ये बाहर आ गए, ये इस तरीके से अंडे आ गए, ठीक है। अपन यहाँ पे एक अंडा ले लेते हैं केवल इसके अंदर एक, ठीक है, अंडे बहुत सारे हैं, अपन एक अंडे की बात कर लेते हैं इसके अंदर, ये एक अंडा अपन इसका लेंगे। क्लियर है, अंडा जो है इसके ऊपर मोटा सा आवरण होता है, मतलब एक सिस्ट का आवरण होता है, जिसकी वजह से अंडा पर्यावरण परिस्थितियों में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ये अंडे जो है वो मिट्टी में काफी लंबे टाइम तक बने हुए रहते हैं। फिर यहाँ पर ये जो अंडा होता है, इसी अंडे के भीतर, इंपॉर्टेंट चीज है, इसी अंडे के भीतर इसका पहला निर्मोचन पूरा होता है, इसका पहला निर्मोचन पूरा होता है, मतलब इस अंडे से लार्वा अवस्था हो जाती है। पर वो लार्वा जो होता है, इसका जो पहला लार्वा होता है वो होता कहाँ है, तो अंडे के भीतर ही होता है। तो सीधा सा अगर अपने से ये पूछा जाए कि पहला निर्मोचन कहाँ हुआ, तो पहला निर्मोचन अपन क्या कह सकते हैं, अंडे के भीतर और मृदा में, मतलब शरीर से बाहर, मानव शरीर के बाहर आ गई, मानव शरीर के बाहर आ गए, ठीक है, ये अंडे हैं, ये पहला निर्मोचन हुआ, और पहले निर्मोचन में इसके अंदर ये लार्वा अवस्था जो है, ये लार्वा अवस्था बाहर आ जाती है। इसका जो लार्वा होता है, इस लार्वा को कहा जाता है एम्ब्रियोनेटेड, सॉरी रेप्टिटाइड लार्वा, इसके लार्वा को कहा जाता है रेप्टिटाइड लार्वा। और ये जो अंडा है जिसके अंदर ये लार्वा है, इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनेटेड अंडा, मतलब सीधा सा कहेंगे भ्रूण युक्त अंडा। इसको मैंने क्या कहा, तो इसे मैंने कहा एम्ब्रियोनेटेड अंडा, एम्ब्रियोनेटेड, एम्ब्रियोनेटेड अंडा। क्लियर है, ये एम्ब्रियोनेटेड अंडा जो होता है, अब ये एम्ब्रियोनेटेड अंडा ये चला जाता है दूषित पानी या दूषित भोजन या मृदा के साथ वापस किसी मानव के शरीर में। अब ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है, मानव शरीर में प्रवेश। देखो इसमें जनरल क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है, ठीक है, इसकी संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन क्या बन जाता है, आंसर क्या बन जाते हैं, ऑप्शन बन जाते हैं अपने पास अंडा, दूसरा बन जाता है लार्वा, तीसरा बन जाता है एम्ब्रियोनेटेड अंडा, और चौथा बन जाता है वयस्क। तो यहाँ पर संक्रमणकारी अवस्था कौन सी हो गई इसकी, तो ये हो गई संक्रमणकारी अवस्था एम्ब्रियोनेटेड अंडा। ये ऐसा अंडा है जिसके भीतर ही पहला लार्वा आ चुका है। क्लियर है, ये फर्स्ट निर्मोचन ये शरीर के बाहर हो गया पहला निर्मोचन, और इसी के साथ में इसमें लार्वा अवस्था आ गई, इसीलिए इसको एम्ब्रियोनेटेड अंडा, भ्रूण युक्त अंडा कहा जाता है, जो कि दूषित पानी और दूषित भोजन के साथ में मानव के शरीर में ये वापस प्रवेश कर जाता है। अब मानव शरीर में ये मानव दूषित भोजन के साथ में प्रवेश कर रहा है, तो कहाँ प्रवेश कर रहा है, आहार नाल में, आहार नाल में प्रवेश कर रहा है मानव शरीर में प्रवेश, और कहाँ पर, आहार नाल में, ये आहार नाल में प्रवेश कर गया। क्लियर है, ये आहार नाल में एंटर कर गया। अब ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल में एंटर करने के बाद क्या होता है कि आहार नाल के पाचक रस जो होते हैं, आहार नाल के डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइमों से इस एम्ब्रियोनेटेड अंडे का ये जो कवच होता है, ये कवच डाइजेस्ट हो जाता है, इसका पाचन हो जाता है, और इस अंडे के कवच का पाचन होने से लार्वा अवस्था बाहर आ जाती है। अब ये जो लार्वा अवस्था है ये कहाँ आई, तो आहार नाल में,
आहार नाल में लार्वा सब बाहर आ गई। अब ये जो लार्वा होता है, ये लार्वा आहार नाल की भित्ति को भेदता हुआ, क्या किया इसने, आहार नाल की भित्ति को भेद किया, आहार नाल की भित्ति में छेद करता है। ठीक है, ये लार्वा जो है आहार नाल की भित्ति में छेद करता है और कहाँ एंटर कर जाता है, अब ये एंटर कर जाता है रक्त में। आहार नाल से निकलकर कहाँ आ जाता है, रक्त में आ जाता है। अब ये जो रक्त है, इस रक्त से कहाँ जाता है ये, अब इस रक्त से होता हुआ ये पहुंचता है यकृत में, ये पहुंचता है यकृत में। यहाँ पर कौन रहेगा साथ में, मतलब किसके द्वारा ये पहुंचेंगे, तो ये पहुंचेंगे हिपैटिक सिस्टम के द्वारा, ये पहुंचेंगे हिपैटिक तंत्र के द्वारा। क्या कहते हैं हम इसको, यकृत निवाही का तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यकृत में पहुंच गया। यकृत जो है, इस यकृत से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, तो यकृत से, वही है रक्त के साथ ही यकृत से होता हुआ ये प्रवेश कर जाता है फेफड़ों में, ये चला गया फेफड़ों में, फेफड़ों में चला गया ये वायुकोशों में। और वायुकोश जो होते हैं, इस वायुकोशों में अब इसका दूसरा और तीसरा निर्मोचन पूरा होता है। सेकंड और थर्ड निर्मोचन जो है वो कहाँ पूरा होता है, वो वायुकोशों में या फेफड़ों में कह सकते हैं अपन। दूसरा और तीसरा निर्मोचन कहाँ पूरा हुआ, तो मानव शरीर के भीतर फेफड़ों में, या सीधा अपन कह सकते हैं वायुकोशों में पूरा हुआ। ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से अब कहाँ जाएगा, इन फेफड़ों से ये चला जाता है आहार नाल में। इन फेफड़ों से ये वापस चला जाता है आहार नाल में। क्लियर है, आहार नाल में एंटर कर जाता है। आहार नाल में कहाँ जाता है, तो आहार नाल में आंत्र में, और आंत्र में जाकर यहाँ क्या होता है, तो यहाँ इसका फोर्थ निर्मोचन पूरा होता है। इसके अंदर फोर्थ निर्मोचन पूरा होता है, और इस फोर्थ निर्मोचन के द्वारा क्या बन जाते हैं, तो फोर्थ निर्मोचन के द्वारा वयस्क एस्केरिस बन जाते हैं। वयस्क एस्केरिस बन जाते हैं, जो कि लगभग ये जो है, ये अपन ने कहा कि ये जो चक्र चला, इसका प्रवास जो चला, इस प्रवास में लगभग 8 से 10 सप्ताह का टाइम लगता है। 8 से 10 सप्ताह जो है इस प्रवास में समय लगता है, तब जाके ये पूरा का पूरा एडल्ट एस्केरिस बन पाता है, वयस्क एस्केरिस बन पाता है। फिर उसके बाद में ये अंडे देना वापस से प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखो यहाँ अगर बात अपन करते हैं कि ये जो यकृत है, इस यकृत से फेफड़ों में पहुंचने के लिए क्या होगा, तो फेफड़ों में पहुंचने के लिए पहले ये जाएगा हार्ट में, क्योंकि फेफड़ों में डायरेक्ट नहीं जा सकता, हार्ट में, और फिर कहाँ जाएगा, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फिर फेफड़ों में एंटर करता है। तो फिर फेफड़ों में एंटर करके, और फिर जैसे खांसी हुई, उस खांसी के साथ में या कफ के साथ में, थूक के साथ में ये गले में आता है, और गले से फिर आहार नाल में एंटर कर जाता है। ये जो होता है, ये इसका सेकंड माइग्रेशन होता है। मतलब फेफड़ों में जो है ये कुछ समय तक रुकेगा, फेफड़ों में कुछ समय तक रुकेगा, इसलिए ये जो स्थान होता है, ये स्थान किसका होता है, तो ये स्थान इसके फर्स्ट प्रवास का होता है। फेफड़े में ये अपना फर्स्ट प्रवास करता है, मतलब कुछ समय तक रुकता है, शांतिपूर्वक रुकता है। फिर जो दूसरा प्रवास होता है, ये यहाँ पर इसका सेकंड प्रवास होता है, ये यहाँ पर इसका दूसरा प्रवास होता है। और दो ही प्रवास इसके अंदर पाए जाते हैं, दो ही जगह पर ये स्थायी रूप से रुकता है, फेफड़ों में कुछ समय तक और आहार नाल में अपने जीवन तक। ठीक है, फिर उसके बाद में अंडे देने की क्रिया वापस प्रारंभ हो जाती है, और इसी तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। जीवन चक्र को वापस समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि ये जो एस्केरिस है, एडल्ट एस्केरिस है, ये एडल्ट एस्केरिस कहाँ पाया जाएगा, तो ये मानव की आंत्र में पाया जाएगा। तो इसके अंदर निषेचन जो होता है वो कहाँ होगा, मानव की आंत्र में ही होगा। क्लियर है, मानव की आंत्र में इसके अंदर निषेचन की प्रोसेस पाई जाती है। आंत्र में जो निषेचन हुआ, उस निषेचन के बारे में अपन बात करते हैं कि निषेचन के दौरान इसमें अंडों की संख्या की बात करते हैं, तो लगभग 2 लाख तक अंडे ये एक दिन में ले सकती है। मादा जो होती है वो 2 लाख तक अंडे एक दिन में ले सकती है। और अगर इसके जीवन काल की बात करते हैं, तो 20 से 27 लाख अंडे जो होते हैं
वो अपने जीवन काल में ये दे सकती है। 10 से 12 महीने जो होता है इसका जीवन काल होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो अंडे होते हैं, ये जो दिए गए अंडे हैं मानव के मल के साथ शरीर से बाहर आ गए, शरीर से बाहर आ गए। शरीर से बाहर आने के बाद ये जो अंडे हैं, इन अंडों के ऊपर बाहरी खोल होता है, बाहरी खोल होता है। अब इन्हीं अंडों में, मतलब ये अंडे कहाँ गए? मृदा में। ये अंडे जो हैं वो मृदा में आ गए। क्लियर है? अब यहाँ पर मृदा में इन अंडों में पहला निमोचन होता है, फर्स्ट मोल्टिंग होती है और इन अंडों में लार्वा अवस्था आ जाती है। पर वो लार्वा जो होता है, वो लार्वा कहाँ होता है? इस अंडे के भीतर ही होता है। तो इस अवस्था को बोला क्या जाता है? तो इस अवस्था को बोला जाता है एम्ब्रियोनेटेड अंडा। इस अवस्था को बोला जाता है एम्ब्रियोनेटेड अंडा। इस एम्ब्रियोनेटेड अंडे का फिर संक्रमण होता है, तो इसको अपन संक्रमणकारी अवस्था कहते हैं। ये कौन सी हो गई? तो ये इसकी संक्रमण अवस्था हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी संक्रमण अवस्था हो गई। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है? तो ये एम्ब्रियोनेटेड अंडा जो होती है, ये इसकी संक्रमणकारी अवस्था होती है। ये एम्ब्रियोनेटेड अंडा जो होता है वो दूषित भोजन, दूषित जल के साथ में वापस मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर शिशु में पाया जाता है। एस्केरिस जो होता है वो मानव शिशु में ज्यादा पाया जाता है। रीजन उसका ये होता है कि शिशु जो होते हैं वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी खाने से ये जो है वो शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये शरीर में एंटर करने के बाद क्या होता है? अब ये आहार नाल में आ गए। कौन? एम्ब्रियोनेटेड अंडा। आहार नाल के पाचक रसों के कारण से इसका ये जो भारी खोल है ये खत्म हो गया और खोल खत्म होते ही ये जो लार्वा है, ये लार्वा बाहर आ गया। ये जो लार्वा होता है ये क्या करता है? आहार नाल की भित्ति में छेद कर देता है। आहार नाल की भित्ति में छेद कर रहा है। आहार नाल की भित्ति में छेद करने के बाद ये एंटर कर जाता है ब्लड में, रक्त में आ जाता है। रक्त से हेपेटिक तंत्र में आता है, यकृत निवाहिका तंत्र में। यकृत निवाहिका तंत्र से पहुंच जाता है ये यकृत में, यकृत से पहुंच जाता है हार्ट में, हृदय में। ठीक है, रक्त के साथ प्रवास किसका हुआ? रक्त के साथ। ये हृदय से फिर पहुंचता है फेफड़ों में। हृदय से फेफड़ों में पहुंच जाता है किसके द्वारा? तो ये हृदय और फेफड़ों को जोड़ने वाली होती है फुफ्फुसी धमनी। तो उस फुफ्फुसी धमनी से हार्ट से निकलकर फेफड़ों में आ जाता है। फेफड़े जो होते हैं ये फेफड़ों में यहाँ पर पहला प्रवास करता है, वो कुछ समय तक रुकता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रवास कहा जाता है। फर्स्ट माइग्रेशन जो होता है वो ये फेफड़ों में करता है। यहीं पे इसी समय इसके अंदर दूसरा और तीसरा निमोचन संपन्न होता है। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर कि निमोचन की दूसरी और तीसरी प्रोसेस जो होती है, दूसरा और तीसरा निमोचन जो होता है वो फेफड़ों में संपन्न होता है। फेफड़ों के बाद ये खांसी के साथ में, कफ के साथ में, थूक के साथ में ये कहाँ आ जाता है? आहार नाल में। तो वापस निकल लिया गया, वापस निकलते ही ये आहार नाल में एंटर कर जाते हैं। आहार नाल जो है यहाँ पर क्या होता है? इसका फोर्थ निमोचन होता है। इसका चौथा निमोचन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो चौथा निमोचन पाया जाता है आहार नाल में। क्लियर है? पहला निमोचन कहाँ हो रहा है? तो पहला निमोचन तो मृदा में ही हो रहा है, शरीर से बाहर, मानव शरीर से बाहर। दूसरे और तीसरे की बात हम करते हैं तो वो क्या हो रहा है? तो ये फेफड़ों में संपन्न होता है, वायुकोशों में संपन्न होता है। और चौथे निमोचन की बात हम करते हैं तो ये कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। फर्स्ट प्रवास की बात हम करते हैं तो ये फेफड़ों में है और सेकंड प्रवास की बात हम करते हैं तो ये आहार नाल में होता है। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि ये एडल्ट बन गया और एडल्ट बनते ही फिर वही प्रोसेस, जनन की वही प्रोसेस चालू हो जाती है और इसी तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। अब देखो, अब अपन इसके आर्थिक महत्व की चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेस पे कैसा एनिमल है? तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात अपन करें तो ये जो प्राणी होता है इसके द्वारा मानव में एक रोग फैलाया जाता है। कौन सा? तो मानव में रोग होता है एस्केरियासिस। मानव में इसके द्वारा एक रोग होता है, इसका नाम होता है एस्केरियासिस। अपन जो पेट के कीड़े कहते हैं, ये पेट के कीड़े जो होते हैं वो ये एस्केरियासिस होते हैं और इसके द्वारा जो रोग फैलाया जाता है ये कहलाता है एस्केरियासिस। इसमें क्या होता है? तो इसमें पेट में जलन, भूख में कमी, और जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब दवाइयाँ दी जाती है और अगर आंत्र में इसकी संख्या ज्यादा है तो उन दवाइयों के कारण से ये जो है ये गांठ बना लेते हैं, ये एक दूसरे से उलझ जाते हैं और आंत्र का जो रास्ता होता है उस रास्ते को पूरा का पूरा बंद कर देते हैं, मतलब आंत्र को ये बंद कर देते हैं। और अगर ये कंडीशन उत्पन्न होती है तो इस कंडीशन को केवल शल्य चिकित्सा के द्वारा ही, मतलब ऑपरेशन के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है, बाकी फिर इसका कोई इलाज नहीं है।
ठीक है। तो ये सामान्य रूप से कई पशुओं में, जैसे अपने पास पालतू पशु होते हैं, उन पालतू पशुओं में भी मिट्टी के द्वारा ये पहुंच जाते हैं। देखा हुआ तो लोगों ने कुछ बछड़े जो होते हैं वो मिट्टी खाने के कारण से मर जाते हैं, तो ये पेट के कीड़ों के कारण से होता है। ये पेट के कीड़े जो होते हैं वो यही कीड़े होते हैं जिनको चीनोपोडियम का जो तेल होता है, एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होती है, उसके द्वारा फिर इनका इलाज किया जाता है। ये कम अगर संख्या में रहते हैं तो इनका इलाज सामान्यतः आसानी से संपन्न होता है। अगर ये ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, ज़्यादा काउंटिंग में हो जाते हैं, तो फिर इसका इलाज जो होता है वो थोड़ा पॉसिबल कम होता है, ठीक है। तो ये अपना एस्केरिस जो एनिमल है, ये एस्केरिस अपना कंप्लीट है। चलो अपना नेक्स्ट जो एनिमल है वो है अपने पिस्सू फ्लिया। एनिमल थोड़ा अजीब सा है पर लगभग सबका देखा हुआ भी है। ये पिस्सू जो होता है, ये पिस्सू वास्तव में कुछ बर्ड्स पे और बाकी मैमल्स पर एक बाह्य परजीवी के रूप में रहता है। रक्त चूसक प्राणी है, रक्त चूसता है, ठीक है। स्तनधारियों पर ये मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है। और ये जो खाता है, जब ये काटता है तो काटने के बाद में मच्छर के समान एक धब्बा हो जाता है, पर एक मच्छर में जो खुजली चलती है वो और इसकी जो खुजली चलती है उसका बहुत फर्क होता है। इसका खाया हुआ जो होता है वो मच्छर के समान रेड धब्बा होता है, खुजली बहुत ज़्यादा चलती है और एक पपड़ी सी बन जाती है। अगर ये बार बार खाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलो चालू करते हैं। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी अपने पास की। अब बात करते हैं फ्लिया या पिस्सू। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो संघ आर्थ्रोपोडा। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग है इसका इंसेक्टा। गण की बात करते हैं तो साइफोनोप्टेरा। वंश की बात करते हैं तो पुलेक्स, और जाति की बात करते हैं तो इरिटेंस। तो नाम हो जाता है इसका पुलेक्स इरिटेंस। क्लियर है, नाम हो गया इसका पुलेक्स इरिटेंस। चलो बॉडी की बात करते हैं। बॉडी जो है, शरीर जो है इसका 3 भागों में विभक्त है। इसका सिर, वक्ष और उदर। सिर और वक्ष जो भाग होते हैं ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं। बाकी उदर की बात हम करते हैं तो उदर जो होता है वो काफी मोटा पार्ट होता है। उदर जो होता है वो काफी मोटा भाग होता है। 3 भागों में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर। उदर भाग जो होता है वो बहुत मोटा सा भाग होता है। पैरों की बात हम करते हैं तो पैर बहुत लंबे होते हैं इसके अंदर। वास्तव में इसके अंदर ये पैरों वाला जो पोर्शन होता है यही मेन होता है। इसके पूरे शरीर की लंबाई की बात हम करते हैं तो 3 से 5 mm होती है। पीछे के पैर जो होते हैं, तो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो अपेक्षाकृत आगे के पैरों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। अपन ने कहा वर्ग इंसेक्टा है, ठीक है। वर्ग इंसेक्टा का कैरेक्टर जो होता है वो होता है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों का। पर ये जो एनिमल है गण साइफोनोप्टेरा में आता है, और ये ऐसा इंसेक्ट है जिसके ऊपर पंख नहीं पाए जाते हैं। ये बिना पंखों का इंसेक्ट होता है, बिना पंखों का कीट होता है। क्लियर है। चलो अब बात हम करते हैं इसके पैरों वाली जो कंडीशन। इसके जो पैर होते हैं, शरीर की लंबाई है 3 से 5 सेंटीमीटर, और पीछे के पैर जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। इनके कारण से ये पीछे वाले पैर जो होते हैं इसके कूदने के लिए अनुकूल होते हैं। ये कूद सकता है कितना, तो ये 18 सेंटीमीटर ऊंचा, अपनी लंबाई से 18 सेंटीमीटर तो ऊंचा कूद सकता है। बाकी 33 सेंटीमीटर जो है ये लंबा कूद सकता है। क्लियर है। 18 सेंटीमीटर ऊंचा और 33 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है कूदने की। अपनी केवल पीछे वाली टांगों की सहायता से ये कूद सकता है। बाकी कैरेक्टर जो होते हैं वो बाकी कैरेक्टर इंसेक्टा के कैरेक्टर होते हैं। ये देखो श्वसन छिद्र हैं इसके ऊपर, तो सीधा सा मैंने कहा श्वसन छिद्र किसके होते हैं, तो स्पाइरल छिद्र जो होते हैं वो ट्रेकिया के होते हैं। ट्रेकिया जो कॉकरोच में पड़ते हैं तो कॉकरोच में श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये श्वसन छिद्र होते हैं। बाकी सब कैरेक्टर जो है वो सब वर्ग इंसेक्टा के कैरेक्टर हैं इसके। चलो अब तक इसकी जातियों की बात हम करते हैं तो लगभग 2500 जातियां जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। इसकी 2500 जातियों को खोजा जा चुका है। ये अलग अलग है, ये तो अपने सामान्य जो कॉमन सा पार्ट है। ये शरीर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अपने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पिस्सू मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ अपने घरों में मिल जाते हैं, घरों में कीड़े मकोड़ों की तरह चलते रहते हैं, अपन इस पर आइडिया ध्यान देते नहीं है। ये जो खाते हैं ये बहुत अलग तरीके से खाते हैं। ये तो जनरल तो इसकी संरचना की बात करते हैं। आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक महत्व में अपन ये चर्चा करें कि ये जो एनिमल है, ये एनिमल बहुत सारे स्तनधारी, मतलब कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मानव, इसके अलावा पशु जो जितने भी
है अपने कैटल्स हैं, गाय भैंस बकरी, इन सभी के ऊपर एक्सोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, बाह्य परजीवी के रूप में ये पाया जाता है और उनका ये रक्त चूसता है। रक्त चूसने वाले स्थान जो है, रक्त चूसने वाले स्थान पर है इसके अंदर एक लाल सा धब्बा हो जाता है। ये धब्बा जो है वो धीरे धीरे सूख कर एक पपड़ी से बना देता है, पपड़ी बना देता है और यहाँ की स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है। खुजली जो होती है, इचिंग जो होती है इसके अंदर वो सामान्य मच्छर की बजाय ज्यादा होती है। अपने केवल जनरल इतना ही आइडिया लगा लेते हैं कि मच्छर खा गया, पर वास्तव में वो मच्छर ना होकर ये फ्लिया टिश्यू होता है जो कि अपने को ज्यादा खुजली पैदा करता है, इचिंग ज्यादा करता है, स्किन में एलर्जी उत्पन्न कर देता है। एलर्जी जो है वो एलर्जी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि स्किन के बाल तक उतरने लग जाते हैं, स्किन के बाल उतरने लग जाते हैं और ये काफी नुकसान हो जाता है। बार बार अगर ये काटता है तो स्किन जो है, स्किन में बहुत सारी असमानताएं पैदा हो जाती है। एक बहुत ही हार्ड इसका एक बहुत हानिकारक महत्व ये भी है कि ये जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस के लिए वाहक के रूप में काम करता है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे मैमल्स जो हैं इसके लिए परजीवी होता है, तो ये चूहों को भी काट लेता है, और अगर प्लेग रोग फैलाने वाला, तुमको पता है प्लेग जो रोग होता है ये प्लेग रोग किससे होता है, तो चूहे से होता है। चूहा कौन सा, तो रेटस रेक्टस अपन कहते हैं, रेटस रेक्टस अपन कहेंगे। ये जो काला चूहा होता है, इस काले चूहे के द्वारा, काले चूहे के काटने से प्लेग फैलता है और ये उसके वाहक के रूप में काम कर जाता है। कैसे कर जाता है, तो अपन ने कहा कि ये जो है ये प्लेग, ये मान लो जिस चूहे के पास प्लेग रोग का जीवाणु है, प्लेग रोग का जीवाणु जिस चूहे के है उस चूहे को इसने काट लिया, तो वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया इसमें भी एंटर कर गया। अब यही जो है, अब चूहे के काटने की जरूरत नहीं है, यही जो है वो दूसरे मानव को काटेगा तो वो प्लेग उसमें फैलेगा, तीसरे को काटेगा वो प्लेग तीसरे में फैलेगा। इस तरीके से ये जो है ये वाहक के रूप में काम कर जाता है। इसमें अपन अगर बात करें सन 1343 और 1353 की, 1343 और 1353 की, तो उसमें इस फ्लिया के वाहक के रूप में काम करने के कारण से ये जो प्लेग है ये एक महामारी फैल गया था, महामारी के रूप में बन गया था। ये महामारी इतनी बढ़ गई थी कि यूरोप में 1/3 जनसंख्या जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्लियर है, तो ये एक एक्सोपैरासाइट के रूप में बहुत से स्तनधारियों के ऊपर रहता है। क्लियर है, ये बहुत हानिकारक पार्ट होता है। इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अपना कंप्लीट है।